नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आप लोग एलटी की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट सेट या आप असिस्टेंट प्रोफेसर या हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो पुराने प्रश्न पत्र है उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं और मेरा निजी अनुभव भी रहा है, क्योंकि मैंने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश परीक्षा भी दी थी और कहीं ना कहीं पर उसमें मेरा अच्छा स्कोर बना था हिंदी साहित्य में। और आज हिंदी साहित्य में अच्छी पकड़ होने के बावजूद आज मैं हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ। दोस्तों, इसमें 10,565 सवाल पूछे गए हैं और लगभग आप तकरीबन 12 या 13,000 इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम 12-13 हज़ार सवालों को देखेंगे। आप और किताबों का अध्ययन भी कीजिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप इस प्रश्न पत्र को कैसे हल करते हैं। जब तक आपको पेपर हल करने का तरीका नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते। दोस्तों, मुझसे जुड़िए आप लोग और इस YouTube के माध्यम से मैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे आपको 20 सवाल प्रतिदिन दिया करूँगा। यहाँ से 20 सवाल बहुत कम होते हैं, पर एक दिन के लिए अगर 20 सवाल आप आसानी से याद कर पाते हैं तो सोचिए वो 20 सवाल फिर आपके 20-20 होते होते कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम पहली इकाई की बात करेंगे और इसमें हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसमें जो 20 सवाल पूछे गए थे तो उसको देखने वाले हैं। पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यही भूल करते हैं कि जो हमसे सवाल पूछे गए हैं उस सवाल को हम पूरा नहीं पढ़ते हैं और अक्सर यही कारण होता है कि हम उस सवाल का उत्तर गलत देते हैं। इसलिए सवाल पूरा पढ़िए और सवाल पूछा क्या गया है उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए। अब देखो बच्चे, हिंदी साहित्य का आदिकाल की बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। एक तो आप सभी पढ़ते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 में है 1952 में है और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी 1952 में प्रकाशित हुआ था। ये 3 इतिहास ग्रंथ हैं जो हजारी प्रसाद द्वारा लिखे गए थे। अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी के बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा था और नलिन विलोचन शर्मा जी की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा था। हम दर्शन कहाँ से करते हैं बच्चे? लोचन से करते हैं ना अपने। कहाँ से करते हैं हम दर्शन? लोचन, अपनी आँखों से भगवान के दर्शन करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी एक इतिहास है, साहित्य इतिहास है। तो आप सभी को पता है मोतीलाल मेनारिया है। यहाँ से ट्रिक क्या है कि आप हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थानी भाषा पे जो काम किया है सबसे ज़्यादा वो मोतीलाल मेनारिया ने किया है। तो यहाँ से आपको दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं होगी। तो इसलिए मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी पे 2 इतिहास ग्रंथ लिखे थे, एक राजस्थानी पिंगल साहित्य है और एक राजस्थानी भाषा और साहित्य है। मतलब खासकर इन्होंने राजस्थानी साहित्य पर काम किया है। और आपसे देखो, ये पीजीटी 2012 में पूछा गया सवाल है। और हिंदी वीर काव्य की बात करें तो ये टीकम सिंह तोमर का इतिहास ग्रंथ है। अगला सवाल तीसरा सवाल है
कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था। सबसे पहले आप ये देखिएगा श्रृंगार कैसे डालते, इस तरह से श्रृंगार डाला जाता है ना। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि श्रृंगार लिखते किस तरह से। ठीक है, अगर हिमाचल के हैं तो ये सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में देखा जा सकता है। श्रृंगार काल की संज्ञा रीतिकाल को किसने दी थी। तो ये आप सभी को पता है कि रीतिकाल में नायकों पर ज़्यादा काम हुआ था, उनके श्रृंगार पर ज़्यादा काम हुआ था, तो इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। बहुत खूबसूरत ये सवाल था। अब यहाँ से जो नामकरण दिए थे रीतिकाल के संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले नाम आता है जो सर्वमान्य रूप से हमारे पास आता है रीतिकाल। रीतिकाल ये सर्वमान्य रूप से माना गया था और रीतिकाल जो नाम दिया था वो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र, इन तीनों विद्वानों ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया था। इसलिए सर्वमान्य रूप से इसको क्या माना जाता है, स्वीकृत माना जाता है। अब देखिए रीति काव्य ये जॉर्ज गिर्सन ने कहा था। अब देखो रामचंद्र शुक्ल से मिलता जुलता मतलब जॉर्ज गिर्सन ने रीति काव्य का नामकरण किया था, तो ये भी याद रखना है। अलंकृत मतलब मिश्र बंधुओं का मानना था कि रीतिकाल में अलंकार से संबंधित बहुत ज़्यादा रचनाएं लिखी गई थी, इसलिए इस काल को हम अलंकृत काल कहेंगे। कला काल, इसमें कला का ज़्यादा प्रदर्शन हुआ था, इसलिए रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने क्या कहा था, कला काल कहा था। ये वही रमाशंकर शुक्ल रसाल जी थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जैसा मिलता जुलता। अंधकार, अब देखो हाँ, जब हमारे लोचन जो आँखें हैं उसको है ना बंद कर दिया जाएगा तो हमारे आगे क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। इस तरह से आपको हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य का अध्ययन इसी तरीके से आपको करना है। अगला सवाल है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया गया था। पहले सवाल को समझिए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो लिखा था वो किशोरीलाल गुप्त ने लिखा था। अब सवाल ये है कि ये अनुवादित ग्रंथ है, ठीक है, ये किस इतिहास का अनुवाद ग्रंथ था। तो आप देखते हैं द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसका इतिहास था, ये गिर्सन ने इतिहास ग्रंथ लिखा था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अब इसको हिंदी में बदलना था तो किशोरीलाल गुप्त ने सन 1957 में क्या किया था कि इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से प्रकाशित किया गया था। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किया गया था। और ये जो पहले अंग्रेजी में था और किशोरीलाल गुप्त ने इसको 1957 में है ना हिंदी में अनुवादित किया था। ये बहुत खूबसूरत इतिहास ग्रंथ है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे यहाँ तक अनुवाद किया है, उसी तरह से गार्सा द तासी जो फ्रेंच के विद्वान थे, आपको पता है ना, उनके इतिहास का ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। ये गार्सा द तासी जो थे हिंदी साहित्य के इतिहास में आरंभ करता है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो इसको हिंदी में जो अनुवाद करने का श्रेय जाता है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय को जाता है। इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा था, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इस अनुवाद किया गया था। किस इतिहास का अनुवाद है, इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। अब ये देखिए ये कब प्रकाशित हुआ था, 1952 में प्रकाशित हुआ था। ये बहुत खूबसूरत इतिहास ग्रंथ है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये एडविन ग्रेव्स है। अब देखो बच्चे, आप स्केच बनाते हैं हिंदी लिटरेचर का तो आप एडमिन से परमिशन लेते हैं ना उस ग्रुप में डालने के लिए, तो एडविन से एडमिन कर देना, थोड़ा सा आपको आसानी और सहूलियत होगी। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की बात करेंगे तो आपने बनाना है हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री और हिंदी का है ना लिटरेचर, हिस्ट्री पढ़नी है, हिंदी लिटरेचर है ना, ये FE
इसके लेखक हैं। ये दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब चलिए अगले सवाल की ओर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये आप सभी को पता है, ये GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 और हिमाचल में भी ये सवाल हाल ही में पूछा गया, 2000 समथिंग 20 में पूछा गया था। अब देखिए, मूलतः हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। आप सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, पहले तो आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अब ये देखिए, इसको क्या कहा जाता है? सर्वोच्च साहित्य कहा जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे हिंदी साहित्य का सर्वोच्च साहित्य किसको कहा जाता है, तो सर्वोच्च साहित्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को कहा जाता है। ये जो हिंदी शब्द सागर है वो नागरिक प्रचारणी है ना, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित होता था। आपको ये सभी याद रखना है। अब देखो, ये जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, है ना, तो इसका जो नाम रखा गया था वो पहले हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था, इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। पहले इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। बाद में इसको बदल कर कर दिया गया था, हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया था। जब सब सागर की भूमिका के रूप में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था तो विकास इसका नाम था, हिंदी साहित्य का विकास। तो इसमें बाद में इसमें जो खामियां थी, उसमें गलतियां थी, पहले तो ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। 1940 में इसमें बहुत सारी गलतियों को सुधारा गया था, और है ना, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या? 1929। इसका संशोधन कब हुआ था? 1940। अब देखिए, गोविंद रत्नमाला, अरे जो सुंदर है ना उसको रतन की माला पहनानी, यहाँ से हिंदी गोविंद रत्नमाला आपका रचना हो जाएगा। और हिंदी विश्वकोश के जो लेखक हैं वो धीरेन्द्र वर्मा को माना जाता है, और ये धर्मशास्त्र इतिहास का संबंध इससे नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि हिंदी विश्वकोश के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है, ये आपके गोविंद पांडे या तमाम किताबों में ये सवाल देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है। तो आप सभी को पता है जो हिंदी साहित्य है हमारा वो 4 भागों में विभाजित है, ठीक है। अब देखिए, शुक्ल जी ने के इतिहास 900 वर्ष को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो कितने वर्षों में विभाजित है? 900 वर्षों में विभाजित है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित है। ये जो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने, हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई थी, एक ही काल को 2-2 नाम देना। देखो, ये वीरगाथा काल भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और आदिकाल भी शुक्ल ने कहा था, ठीक है। मुख्यतः अगर देखें तो वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। 1050 से 1375 विक्रमी संवत से तक आदिकाल किसमें अवधि मानी जाती है? पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल ने पहले कहा था। ये जो नामकरण है ये कहा जाता है सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने ही किए थे, वीरगाथा, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल, ठीक है। तो ये देखिए, भक्ति काल इनको पूर्व मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा था। 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक इनकी इसमें अवधि मानी थी। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत, या है ना, आज तक। अब देखो, यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं कि भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया था, रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया था? शुक्ल जी ने दिया था। हालांकि आप सभी इस इतिहास, ये जो नामकरण है इनको पढ़ते हैं बच्चे, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल को, है ना, और क्या नाम दिया है? आदिकाल भी नामकरण इन्होंने दिया है, परंतु सबसे पहले जो नामकरण किया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर
7। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो राम कुमार वर्मा की बात करते हैं, है ना। तो इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कौन सा इतिहास लिखा है? ये राम कुमार जो वर्मा है ना, वो आलोचनाएं करते रहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमने पढ़े 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के हमने पढ़ा कि उन्होंने गार्सद के इतिहास का ग्रंथ का अनुवाद किया था। इसलिए देखो, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कोई भी इतिहास नहीं लिखा था, हालांकि इन्होंने संपादन किया था, और संपादन और लेखन कार्य में आप बखूबी अंतर जानते हैं। अगले सवाल की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? आप सभी को पता है, अगर 5000 कवियों की बात करें तो 5000 कवियों का वर्णन किया है मिश्र बंधुओं ने किया है। ये मिश्र बंधुओं ने किया था। अगर हम मूलतः देखें तो 4591 कवियों का वर्णन इसमें दिया हुआ है। ये भी याद रखना है कि ये जो मिश्र बंधुओं में आते हैं, 3 भाई आते हैं, गणेश बिहारी आते हैं, श्याम बिहारी आते हैं और सुखदेव बिहारी आते हैं। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, और इसके जो प्रथम 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे, और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या है? इस सवाल बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले आप सभी को पता है, युग प्रवृत्तियाँ। कोई भी इतिहास में जो प्रवृत्तियाँ होती है उसी को संदर्भ माना जाता है, ठीक है। मुख्यतः पहली पहचान ये थी, ये पॉइंट ये था। अब देखो, ग्रंथ भी माने हैं परंतु दूसरे नंबर पर आते हैं। हालांकि यहाँ पे विकल्प अगर ये होता कि बी और सी दोनों, तब आंसर आपका डी आना था, बी और सी दोनों, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जो नामकरण था वो प्रमुख ग्रंथ भी थे और युग प्रवृत्तियाँ भी थी, ठीक है ना। क्योंकि आदिकाल का नामकरण को वीरगाथा काल क्यों कहा था? क्योंकि उसमें ग्रंथों की प्रमुखता थी, परंतु उनमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? युग प्रवृत्तियाँ, है ना। इन दोनों पॉइंटों में दोनों पॉइंट है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो युग प्रवृत्ति थी, है ना। इसी के आधार पर परिस्थितियाँ, है ना, कि कोई भी परिस्थितियाँ जो होती है वो इतिहास उस समय के काल को महत्वपूर्ण, है ना, भागों में बांटती है। ये महत्वपूर्ण होती है युग प्रवृत्तियाँ। अब देखो, शुक्ल जी का जो इतिहास था वो विधेयवादी पद्धति में लिखा गया था, और हिंदी साहित्य में सबसे सर्वोत्कृष्ट जो पद्धति मानी जाती है वो विधेयवादी पद्धति को ही माना जाता है। अगला सवाल देखिएगा, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति है। मैंने जैसा कि ऊपर भी बताया था, वर्ण क्रमानुसार जो पद्धति है वो आपके 2 इतिहास लिखे गए थे, गार्सद का लिखा गया था और शिव सिंह सरोज ने लिखा था। 2 इतिहास ग्रंथ इस पद्धति में लिखा गया था। कालक्रम के अनुसार बात करेंगे तो बच्चे, कालक्रम के अनुसार एक ग्रिशन था और एक मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति में इतिहास ग्रंथ लिखे थे। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न नंबर 11, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, है ना। ये जो सवाल था, साहित्य का इतिहास दर्शन होना चाहिए था, है ना। तो ये सवाल गलत पूछा गया था, तो यहाँ पर होना चाहिए था कि प्रश्न हिंदी के कारण, है ना, यहाँ पे हिंदी नहीं आना था। साहित्य का इतिहास दर्शन ये नलिन विलोचन शर्मा का इतिहास माना जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा था, और विजेंद्र स्नातक ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल और विजेंद्र स्नातक तीनों ने लिखा था। देखो, हम बोलते हैं ना परंपरा, दूसरी परंपरा कौन करता है इसकी खोज? नामवर सिंह करते हैं।
हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान विनय मोहन जी ने किया था। ये सभी इतिहास ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? बहुत खूबसूरत नाम था, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। इसके पीछे भी हम बहुत सारे कारण मान सकते हैं, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहते हैं, और वास्तव में जो सरहप्पा थे वो सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन्होंने आदिकाल को ही क्या कहा? सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। अब देखिए, संधि काल और चारण काल जो नाम है रामकुमार वर्मा ने दिए थे। अगर हम चारण काल की बात करें तो चारण काल जो नाम दिए थे वो गिरशन ने दिया था, और आदिकाल को प्रारंभिक काल। अब देखो, आरंभिक अगर हम मूलतः देखें, प्रारंभिक काल नाम दिया था वो गणपति चंद्रगुप्त जी ने दिया था ना, गणपति चंद्रगुप्त ने दिया था। जो आरंभिक काल है वो मिश्र बंधुओं ने दिया था। आरंभिक काल जो नाम दिया था वो मिश्र बंधुओं ने दिया था। अब देखिए, यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाता है, वैसे साहित्यिक रूप से आरंभिक और प्रारंभिक में उतना भेद नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभिक आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, वहाँ पे विकल्प गणपति का ना हो तो मिश्र बंधु पर आपने टिक लगा देना है, क्योंकि कहीं बहुत सारी किताबों में आपको आरंभिक और प्रारंभिक जो है वो दोनों विद्वान मिलते हैं, मिश्र बंधु और गणपति चंद्र दोनों मिलते हैं। इसलिए जो भी विकल्प में आपको दिखाई दे, जैसे आरंभिक काल है कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु विकल्प में ना हो तो आप गणपति चंद्रगुप्त को टिक आसानी से कर सकते हैं। आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था? तो मैंने आपको कहा था कि जो महावीर है वो आपके पिता है, वो क्या करते हैं? बीज बोने का काम करते हैं। ये अगला सवाल अलग तरह से पूछा गया है, ये किताबों में कम ही मिलता है। भारतीय साहित्य की भूमिका, तो ये रामविलास शर्मा का इतिहास ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन आदि इनका है ना रचनाएं हैं। अब देखिए, दूधनाथ सिंह की बात करें, सपाट चेहरे वाला आदमी, निराला एक आत्महंता आस्था, ये सभी जो रचनाएं हैं वो दूधनाथ सिंह की मानी जाती है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया था? अब देखते, आप पढ़ते हैं, इस तरह का सवाल आपने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा होता है। यह आपके मानसिक सोच पर निर्भर करते हैं कि आप इस सवाल को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। दोस्तों, ये आपको पता है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? तब आप फट से पहचान जाओगे, रामचंद्र शुक्ल। तो गद्य तो यही तो है, गद्य का प्रसार, गद्य का प्रवर्तन, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कलाकाल नाम किसने दिया था? तो ऊपर हम इस सवाल को आसानी से, है ना, रामशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था, इसको हम पढ़ भी चुके हैं। अब आपको सम्मिलित करना है। ये सवाल इस किताब में गलत दिया था, मैंने इसको सही किया है। गोरखनाथ और उनका जो युग है वो रांगे राघव की रचना है। गोरखनाथ और उनका युग। नाथ साहित्य की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये रचना है। काव्य में निर्गुण संप्रदाय, है ना, तो पीताम्बर दत्त वर्धवाल की है। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है। इस तरह से ये सवाल ठीक होना था, यहाँ पे थोड़ा सा है ना गलत मिस प्रिंट हो गया है। तो इस सवाल का मैंने जो उत्तर बताया है वो वास्तव में वहीं सही है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। तो आधार काल जो नाम दिया था वो मोहन अवस्थी ने दिया था। और आधार काल नाम एक और विद्वान है जो है सुमन राज्य, है ना। सुमन राज्य ने भी आदिकाल को आधार काल कहा था। ये दो विद्वान ऐसे हैं कि जो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम देते हैं, एक मोहन अवस्थी और एक सुमन राज्य।
आगे सवाल बहुत अच्छा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सुगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है। देखो, पहले सवाल तो ये बन जाता है कि भक्तिकाल के अंतर्गत एक फुटकल रचनाएं शीर्षक से रामचंद्र शुक्ल ने कुछ कवियों को उसमें स्थान दिया था, उसमें केशवदास थे, है ना। अर्थात आप कह सकते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास हो गए, सेनापति हो गए, उनको भक्तिकाल में स्थान दिया था। हालांकि कैसे थे, वो रीतिकाल के कवि थे। अब देखो, डैश को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा था, तो ये केशवदास को कहा था। आप सभी को पता है, इन्होंने एक रचना लिखी थी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो रचना लिखी थी, इन्होंने एक रात में लिखी थी, और ये जो अनुकरण किया गया था वो रामचरितमानस जो तुलसीदास की रचना है, महाकाव्य है, उस रचना का अनुकरण किया गया था। और उसी को संदर्भ मानकर केशवदास ने क्या कहा था कि वो मतलब रामचरितमानस का भी अनुकरण किया, और वो संस्कृत साहित्य के जितने भी कवि है ना, उनका अनुकरण करके, है ना, अनुवाद करके अपना ध्वंस जमाना चाहते थे। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इन पर कड़ा प्रहार किया था कि उनको कभी हृदय ही नहीं मिलता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल प्रश्न नंबर 19 है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज गैरिसन है। दोस्तों, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये किस परीक्षा में पूछा गया था। ये देखिए 2017, 15, 14, 4, है ना। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये सवाल पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है गैरिसन। ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। गैरिसन ने अपने इतिहास ग्रंथों में 952 कवियों का वर्णन किया था, और किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। लास्ट सवाल है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये राम कुमार वर्मा का है। दोस्तों, आज हमने 20 सवाल देखे। कल हम 21वें सवाल के आगे बात करेंगे, 21 से 40 सवाल। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो वीडियो है वो अच्छी है या नहीं है, इसमें कुछ कमियां होंगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।